हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किया हुआ था। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला जो लेसन है, पहला जो पाठ है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थिर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में पूरे लेसन को समझने के लिए, जैसा कि नाम में ही लिखा गया है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो सबसे पहली चर्चा जो हमारी की जाएगी वो होगी विद्युत आवेश। विद्युत आवेश थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका। इलेक्ट्रिक चार्ज, जब तक कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जब तक हमको विद्युत आवेश के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यही विद्युत आवेश जो है हमारा, जब ये विद्युत आवेश हमारा स्थिर रहता है, स्थिर विद्युत आवेश का अंतर्गत आवेश का अध्ययन हम स्थिर वैद्युतिकी में करेंगे। अब स्थिर वैद्युतिकी में हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे। लेकिन यही विद्युत आवेश जब हमारा गतिशील होगा, जिसको हम धारा विद्युत के नाम से जानते हैं, जो कि आगे है सेकेंड वाली यूनिट हमारी, जिसको हम धारा विद्युत के नाम से जानते हैं, उसमें हम विद्युत धारा में जब आवेश हमारा गतिशील हो जाता है तो विद्युत धारा बनाता है। तो विद्युत धारा में भी कई ऐसे पार्ट्स हैं कि गतिशील आवेश के कारण विद्युत धारा बनता है, और विद्युत धारा होने के कारण कई इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। वो भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिक अगर हम लोग एक चीज़ कहें कि विद्युत आवेश जो है हमारा, ये जानना बहुत जरूरी है कि विद्युत आवेश क्या होता है। थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम ये जानते हैं हमारा जो समस्त संसार है, पूरा यूनिवर्स जो है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब उन दो चीज़ों में, जिसको हम लोग जानते हैं द्रव्य कहा करते हैं, और उसके बाद दूसरा जो है वो है विकिरण। सिंपल अगर हम लोग समझें तो द्रव्य में हमने कक्षा 9 में या फिर लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये हमारा डस्टर है, ये एक प्रकार का द्रव्य है, ये हमको दिखाई देता है, इसके पास द्रव्यमान होता है। इस डस्टर को हम इस पर नहीं रखते तो फोर्स नहीं लगाता है, इस पर ले जाकर रख देते हैं तो नीचे की तरफ फोर्स लगने लगता है। पृथ्वी इस डस्टर को खींचती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर फोर्स लगता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य के पास द्रव्यमान होता है। और रही बात विकिरण की, और अगर हम लोग विकिरण की बात करें तो विकिरण के पास द्रव्यमान नहीं होता। जैसे हमारी सनरे आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, और फिर उतना दूर से सूर्य का प्रकाश आता है और हमको वो महसूस होता है, ये हमारा होता है विकिरण। जैसे कहीं हम आग जला देते हैं, हाथ ऐसे करते हैं तो बहुत दूर से ही हमको क्या लगता है, वो ऊष्मा हमको मिलती है, वो भी क्या होता है? हमारा विकिरण होता है। यानी ये जो द्रव्य होता है और विकिरण होता है, सिंपल अगर थोड़ा सा समझें तो द्रव्य हमको दिखाई देता है, विकिरण हमको दिखाई नहीं देता। अब ये सन रेस को आप ये मत समझिए कि सन रेस हमको दिखाई दे रही है, इसकी फीलिंग हमको आती है, इसकी प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है, जो कि हम अभी सेकेंड यूनिट में कहें तो सेकेंड सेक्शन में, भौतिक विज्ञान के इसी कक्षा के सेकेंड सेक्शन में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे द्रव्य है हमारा, और क्या हो गया? विकिरण। द्रव्य हम ये कहें कि पूरा वर्ल्ड है हमारा, जो पूरा संसार है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक जो हमको दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है हमने उसी का नाम द्रव्य रखा हुआ है, और जो नहीं दिखाई देता है उसका नाम हमने विकिरण रखा हुआ है। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज़ होती है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है? अगर हम द्रव्य को देख पाते हैं, द्रव्य को देख पाने का कारण क्या है
क्योंकि इसके पास द्रव्यमान होता है। इसके पास अगर द्रव्यमान है तो ये हमको दिखता है, इसके पास द्रव्यमान नहीं है, जैसे हमको ये नहीं दिखता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे ये हमारे पास चाक है। अब इस चाक के पास कुछ द्रव्यमान है, हमने इसको यहाँ पे रखा, हमको ये दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ से हटा लेंगे, हमको दिखाई नहीं देगा। हमको दिखाई नहीं देगा, कोई पदार्थ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, द्रव्य नहीं है यहाँ, और द्रव्य नहीं है इसी वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब विकिरण जो होता है इसी कैटेगरी में आता है, जैसे हमारी सनरेज आती है, उष्मा होता है, लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज होती है, जो होती है ऊर्जा, एनर्जी दोनों के पास होती है। एनर्जी दोनों के पास होने की वजह से द्रव्य भी हमारा वर्क कर सकता है, विकिरण भी हमारा वर्क कर सकता है। कैसे? जैसे हम एक द्रव्यमान लेते हैं, हम जानते हैं वस्तु होता है, पदार्थ होता है, वो दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाता है। जब वो दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाएगा तो थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा, विस्थापन उत्पन्न होगा। तो फोर्स और विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ये हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, W = F × D। और इसी W को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से ऊर्जा भी कहते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या कहते हैं, किया गया कार्य हमारा किसमें परिवर्तित होता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी द्रव्य के कारण भी ऊर्जा है, द्रव्य में भी ऊर्जा है, और विकिरण जो होती है, रेडिएशन हमारी एनर्जी ऑलरेडी होती ही होती है। ये भी क्या होती है हमारी, ये भी ऑलरेडी हमारी एनर्जी होती है। दोनों वर्क कर सकते हैं। वर्क करने का क्या अभिप्राय है, जैसे हमारे पास होता है, हम किसी मटेरियल को पुश करना चाहें, अगर हम किसी मटेरियल को पुश करना चाहें तो हम क्या करते हैं, किसी एक द्रव्य को लेकर के या खुद ही हम खुद एक द्रव्यमान है, फोर्स लगाते हैं, वो मटेरियल हमारा डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। लेकिन अब विकिरण की बात अगर हम लोग करें तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन वर्क ये भी करता है, फोर्स ये भी लगाता है। जैसे हुआ ये कि हमारा सन रे आता है, अब सन रे को हम क्या करते हैं, सोलर पैनल के द्वारा और बहुत सारी चीज़ों से हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद उस कंज्यूम एनर्जी का उपयोग हम किसी और तरीके से करते हैं, जैसे बैटरी चार्ज करने में कर लेते हैं। अब उसी बैटरी को जरा सोचिए कि जैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा इस समय चल रहे हैं जो बैटरी से चला करते हैं, अगर वही बैटरी ले आके हम इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को चलाएं तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी हमारा क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं हमारे उसी बैटरी के थ्रू क्या होते हैं, चलने लगते हैं, यानी वर्क करने लगते हैं। वर्क करने, ये वर्क के पास फोर्स आया कहाँ से, वो जो एनर्जी हमारी कंज्यूम होकर उसमें की गई थी। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन विकिरण ऊर्जा भी विकिरण ऊर्जा के द्वारा भी हमने वर्क को देखा। जैसे ये हमारा सन रे है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं हमारी, ऐसी बहुत सारे रेडिएशंस है जिसकी वजह से वर्क होता है। यानी हम सिंपल ये कहें कि द्रव्य और विकिरण दोनों की वजह से हम वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी जो पूरी फिजिक्स है, ये जो पूरी फिजिक्स है जो दो सेक्शंस में डिवाइड है, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो विद्युत आवेश के बारे में है, सेकंड सेक्शन जो है हमारा वो यही पूरा विकिरण ऊर्जा के बारे में, जैसे लाइट है हमारे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो द्रव्य होता है, जहाँ तक हम जानते हैं कि द्रव्य की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्य के पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये द्रव्य है और द्रव्य के पास द्रव्यमान होता है। अब जरा एक नियम पे गौर कीजिए कि कक्षा 11 में हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये बताया गया, या फिर न्यूटन ने बाई एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिखाया है कि संसार का जो प्रत्येक द्रव्यमान होता है वह दूसरे द्रव्यमान के ऊपर फोर्स लगाता है, बल लगाता है। उस बल को हमने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। अब प्रत्येक द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो उसके बाद उनका एक लॉ आया था जिसको हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम से जानते थे, और दूसरा क्या था हमारा 1/r², यानी किसी दो द्रव्यमानों पर लगने वाला जो बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर हम इस वाले लॉ पे अगर ध्यान दें तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मींस जैसे जैसे द्रव्यमान हमारा बढ़ेगा, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे दोनों पदार्थों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह इस वस्तु के या फिर इस द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब जैसे जैसे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि अर्थ जो है हमारी ये बहुत बड़ी द्रव्यमान है, अर्थ बहुत बड़ी द्रव्यमान है, जिसकी वजह से अर्थ के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वो बहुत अधिक होता है, बहुत मैक्सिमम होता है। यही वजह है कि किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु हमारी पृथ्वी की ओर आती है और न कि पृथ्वी हमारी उस वस्तु की ओर जाती है। रीजन सिर्फ एक है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। लेकिन इतना सब होने के बाद हम ये जाने कि द्रव्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, द्रव्यमान होता है जिसकी वजह से उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी कारण वो दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और इसी वजह से प्रत्येक द्रव्यमान जो होते हैं हमारे यूनिवर्स में जो है, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स है, ग्रह है, उपग्रह है, जो भी हम हैं, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से क्या है, लिंक है, अटैच है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कभी लड़ते नहीं है। तो लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं जो थोड़ी सी हैरान करती हैं और हमको मजबूर करती है ये सोचने पे कि क्या द्रव्यमान के पास खाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या द्रव्यमान के कारण वह खाली गुरुत्वाकर्षण बल ही लगा सकता है। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, जैसे देखिए ये चाक है हमारा, चाक को हमने क्या किया, यहाँ पे लिया ऐसे रब किया। जब हम लिखते हैं चाक से टूटा हुआ जो पार्टिकल्स है ये जाके इसमें चिपक जाता है। जब ये टूटा हुआ पार्टिकल इसमें जाके चिपक जाता है, ये पृथ्वी जो है हमारी, चाक के पार्टिकल्स के पास द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है, फिर भी ये पृथ्वी हमारी इस चाक के पार्टिकल को नहीं खींच पाती। जब ये इस चाक के पार्टिकल को नहीं खींच पाती तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब वो गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं कार्य कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और बल ऐसा है जो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे हमने एक पेपर को लिया, दूसरी चीज क्या लिया हमने, एक पेपर को और लिया, एक पेपर लिया, दूसरे पेपर में गोद लगा, ले जाकर कैसे चिपका दिया, छोड़ा वो पेपर उसी में जाके चिपक जाता है, नीचे नहीं आता। जबकि पृथ्वी जो है, इतनी बड़ी पृथ्वी हमारे गुरुत्वाकर्षण पर लगा के चाहे तो उस पेपर को खींच सकती है, लेकिन उसके बाद भी वो पेपर क्या होता है, वहीं चिपका रहता है। तो ऐसा क्या होता है इन दोनों पेपर के बीच में, जो हम गोद लगाते हैं, जो गम लगाते हैं, गम के पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पृथ्वी क्या करती है, उसको खींच नहीं पाती। एग्जाम्पल हम सोचें, एक एग्जाम्पल और लें, जैसे हमारे पास कोई नट होता है, ऐसे हम बोल्ट लगाते हैं, उसमें ऐसे कस जब हम उसको इसमें ऐसे कस देते हैं तो वो जाके उसी में अटक जाता है, नीचे नहीं आता है। और डायरेक्ट लगाए तो नीचे चला आता है, घुमा के लगाते हैं तो नीचे नहीं आता है। तो डायरेक्ट लगाने पर, घुमा के लगाने, जब हम डायरेक्ट लगाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे आता, घुमा के जब लगाते हैं तब वो नीचे नहीं आता। क्या तब उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है? ठीक, एक चीज और सोचिए, जैसे छोटे क्लासेस में थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करके बताया गया होगा या आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे हम पेपर पीस लेते हैं और एक पेन ले लें, एग्जाम्पल समझिए, छोटे छोटे पेपर पीस ले लें और एक पेन ले लें और उसको ऐसे टच कराए, उठाए, नहीं उठाता। लेकिन अब हम दोबारा क्या प्रोसेस करते हैं, उस पेन को कपड़े से ऐसे बड़ी तेजी से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद इसको टच कराते थे, उसको उठा ले जाता। बड़ी अजीब बात है। पृथ्वी हमारी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उस कागज के ऊपर, उसके बाद भी ये पेन आता है, उसको चिपका के लेके चला जाता है और इतनी बड़ी पृथ्वी उस पेपर पीस को देखती रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन सोचिए, हम एक बार सोचे, हो सकता है पेपर पीस के पास द्रव्यमान है, पेन के पास भी द्रव्यमान है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को चिपका ले जाते हैं। लेकिन अगर ये चिपकाते हैं, जो अगर ये द्रव्यमान के कारण ही चिपकाते
अगर ये द्रव्यमान के कारण चिपकाते तो जरूर बिना पेन को रगड़े भी वो चिपका सकते थे, लेकिन हमने ये देखा जब तक हम पेन को नहीं रगड़ते हैं तब तक वो उस पेपर पीस को नहीं चिपकाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जब हम उसको रगड़ देते हैं, रगड़ने के बाद वो क्या होता है, उसको चिपका के लेके चला जाता है। इसका मतलब पेन के पास पेन को जब हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद पेन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, पेन के पास कुछ ऐसा गुण आ जाता है, या हम ये कहें कि पेन के पास ऐसी ताकत आ जाती है जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत से कहीं अधिक है। यही वजह है कि इतनी बड़ी पृथ्वी हमारी उस पेपर पीस को खींचना चाहती है, लेकिन वो पेन आता है बड़ी ही आसानी से उस पेपर पीस को चिपकाता है और चिपकाने के बाद लेके चला जाता है, और इतनी बड़ी पृथ्वी हमारी देखती की देखती रह जाती है। कुछ तो जरूर है। तो ये देखा गया कि ये वाली गुण जो होता था, ये जो पेन के पास चिपकाने वाला जो गुण होता था, ये तभी आता था जब हम उस पेन को किसी पदार्थ से रगड़ते थे। हम तभी उस गुण को देख पाते हैं जब हम उस पेन को किसी पदार्थ से रगड़ते हैं, कपड़े से रगड़ते हैं, तब जाके उसके अंदर ये गुण आता है। नहीं रगड़ते हैं तो नहीं आता। इसका मतलब ये वाली जो ताकत उस पेन के अंदर आ रही है, ये कब आ रही है? जब हम उसको किसी से रगड़ते हैं। रगड़ने का मतलब घर्षण कराते हैं। घर्षण जब कराते हैं तब जाके उस पेन के पास वो गुण आता है। ऐसा हमने बहुत सारे मटेरियल को कर करके देखा। ऐसे कांच को लेते थे, प्लास्टिक को ले लेते थे, सबको एक दूसरे से घर्षण कराते थे। घर्षण कराने के बाद एक दूसरे के साथ क्या कराते थे, ऐसे टच कराते थे। जब टच कराते थे दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, खींचता था, आकर्षण बल लगाता था। ये हम सोचने पे मजबूर हो गए, ये और ये बताए सोचने पे मजबूर हो गए, और ये बताया गया कि द्रव्य के पास जो द्रव्यमान होता है उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन उसी द्रव्यमान को जब हम किसी दूसरे द्रव्यमान के साथ घर्षण कराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी उसके अंदर एक बल आ जाता है, एक गुण आ जाता है, जो कि जिसकी वजह से वह दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसकी जो ताकत होती है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होती है। अब रगड़ने के बाद ये जो गुण आता था पदार्थ पर, इसी गुण का नाम रखा गया आवेश। इसी गुण का क्या नाम रखा गया? आवेश। यानी ये बताया गया कि द्रव्यमान के पास केवल एक गुण नहीं होता, या किसी भी पदार्थ के पास केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगाने की क्षमता नहीं होती, या केवल उसके पास द्रव्यमान ही नहीं होता है, उसके पास आवेश भी होता है। लेकिन ये जो आवेश होता है यह उस पदार्थ पर तभी उत्पन्न होता है जब हम दो पदार्थों का एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तभी उसके अंदर ये गुण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वह दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ये जो बल होता है, ये जो आवेशों द्वारा लगाया गया जो बल होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक होता है। यानी हम सिंपल ये कहें कि आवेश को कैसे बता सकते हैं? आवेश हम बता सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वह दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यह जो गुण होता है यह दो पदार्थों के एक दूसरे के साथ घर्षण कराने के बाद उत्पन्न होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन ये जो आवेशों द्वारा लगाया गया बल है यह दो द्रव्यमानों के घर्षण पर निर्भर करता है। यानी ये जो आवेश द्वारा आवेश है हमारा, सिंपल भाषा में ये कहें, ये तभी उत्पन्न होता है जब हम दो पदार्थों का एक दूसरे के साथ घर्षण कराते हैं। बिना घर्षण कराए ये आवेश उत्पन्न नहीं होता है। यानी हम आवेश को एक बार फिर से बताना चाहेंगे। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ द्वारा, या आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वह दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह गुण जो होता है
यह वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उन दोनों पदार्थों के साथ एक दूसरे पर घर्षण कराने पर निर्भर करता है। यानी जब दो द्रव्यमानों का हम एक दूसरे के साथ घर्षण कराते हैं, तब उन दो द्रव्यमानों पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अब होने लगा एक्सपेरिमेंट, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। जो आवेश को बताया गया, आवेश जो होता है हमारा, अब आवेश के बारे में और अधिक जानकारी ली जाने लगी। जैसे अलग अलग पदार्थों को लिया जाने लगा, अलग अलग पदार्थों को लेकर के वो फ्रिक्शन कराना स्टार्ट किए, घर्षण कराना स्टार्ट किए। दिमाग में आया हो सकता है क्या संसार के जो समस्त पदार्थ हैं, जितने पदार्थ हैं, क्या सभी पदार्थों के ऊपर आवेश आता है? तो बेसिकली सभी पदार्थों का, जैसे वो कांच लिए, रबर लिए, प्लास्टिक लिए, सबका एक दूसरे के साथ घर्षण कराए। घर्षण कराने के बाद क्या किए? चेक करना स्टार्ट किए। जैसे किसी एक्सपेरिमेंट की कड़ी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने, उन्होंने ग्लास को फ्रिक्शन कराया और एक हैंगर पे या कहीं ले जाके उसको हैंग कर दिया, लटका दिया। फिर उन्होंने क्या कराया? एक प्लास्टिक का फ्रिक्शन कराया। प्लास्टिक मटेरियल का जब वो फ्रिक्शन कराते हैं, प्लास्टिक मटेरियल का फ्रिक्शन कराने के बाद वो क्या करते हैं? इसको एक के पास लेके आते हैं। जैसे इसको यहाँ पे हैंग करते हैं, उनको एक अद्भुत चीज देखने को मिलती है। अद्भुत चीज उनको देखने को क्या मिलती है कि जैसे इस प्लास्टिक के पास कुछ बड़ी तेजी से यहाँ जाता है, कोई यहाँ से बड़ी तेजी से इसके पास जाता है, और जब ये प्रोसेस होता है, जब ये यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, तो उस समय बड़ी तेजी से लाइट निकलती है, जिसको हम कहते हैं चमक उत्पन्न होती है। और उसके साथ साथ आवाज भी निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे चट की आवाज, साउंड भी उत्पन्न होती है। और जब ये प्रोसेस होता है, जब ये प्रोसेस हो, और ये इसकी तरफ जाने लगता है, ये इसकी तरफ, और जब ये प्रोसेस होता है, ये वापस वहीं आ जाते हैं जहां से स्थिर रहते हैं ये। अब इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो कुछ नहीं होता, ना अट्रैक्शन होता है, ना आकर्षण होता है, कुछ भी फोर्स नहीं लगता दोनों के बीच में। लेकिन फिर वो इसको रब किए, फिर इसको रब किए, ले आके एक दूसरे से क्या करिए, बगल में रखे, फिर ये एक दूसरे के पास आने लगे, और यही वाला प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद क्या करते हैं? एक दूसरे को ये लोग आकर्षित नहीं करते हैं। फिर उन्हें क्या किया? चलो इसको दूर दूर रखते हैं। फिर उन्हें एक ग्लास को लिया, जैसे ये हैंगर है हमारा, इन्होंने इस ग्लास को लिया, फिर दूसरे वाले ग्लास को एक साथ रख दिया। इसका घर्षण कराते हैं किसी दूसरे मटेरियल से, इसका भी घर्षण कराते हैं दूसरे मटेरियल से, ले आके इसको यहाँ पे लटका देते हैं। यहाँ बड़ी अद्भुत चीज देखने को मिलती है। यहाँ ये देखने को इनको मिला कि जब ये ग्लास वाले को ग्लास वाले के पास रखते हैं, कांच की राड को कांच की राड के पास रखते हैं, ये इधर जाने लगता है और ये इधर जाने लगता है। जब इस कांच वाले को ये प्लास्टिक के पास रखते थे, देखिए, जब इस कांच को ये प्लास्टिक के पास रखते थे, एक दूसरे को चिपकाने लगते थे। लेकिन जब कांच और कांच को रखे थे, तो दूसरे से दूर जाने लगे। ये तो बड़ी अजीब चीज हुई। फिर क्या किए? ये प्लास्टिक को लिए, दोबारा भी प्लास्टिक को लिए, इन दोनों के दूसरे के पास लेके आए, ये भी दूर जाने लगे। कई बार इन्होंने ये देखा, बहुत बार हो रहा था ऐसा। जब ये बहुत बार ऐसा हो रहा था, तो और मटेरियल ले लिए, ढेर सारे मटेरियल लिए, और हर मटेरियल का ऐसे फ्रिक्शन करा करा के चेक किए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने इसको चेक करते समय एक चीज देखा, यहां पर हमारा लग रहा था आकर्षण, यहां पर लग रहा था आकर्षण बल, और यहां पर क्या लग रहा था? प्रतिकर्षण बल। यहां पर भी क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। यानी यहां आकर्षण बल, यहां प्रतिकर्षण बल, यहां प्रतिकर्षण बल, ऐसे बहुत सारे मटेरियल को ले लिए, और ये जो है जैसे घर्षण करा के देखते थे, आकर्षण भी लगता था और प्रतिकर्षण भी लगता था। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगता था, तो इनके दिमाग में आया कि द्रव्यमान के पास या पदार्थ के पास जो ये आवेश वाली गुण होता है, इसके कारण ये वस्तु को खाली आकर्षित नहीं करता, प्रतिकर्षित भी कर सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये था कि कब आकर्षित करता है और कब प्रतिकर्षित करता है।
इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया कि जो समान पदार्थ से आवेश निकलते हैं, जैसे समान पदार्थ से जो आवेश निकलते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो विपरीत प्रकार के पदार्थ से या भिन्न भिन्न पदार्थों से आवेश निकलते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल निर्भर करता है कि हम किस पदार्थ का किससे घर्षण कराए हैं। अगर हम समान पदार्थ को घर्षण करा के एक दूसरे के पास लेके आते हैं वो प्रतिकर्षित करता है, और अलग अलग पदार्थों को घर्षण करा के एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो आकर्षित करता है। यानी आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है ये आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। यानी अब यहाँ पे आवेश के बारे में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ से दूसरी चीज निकल के आई कि आवेश खाली एक बल नहीं लगा सकता, यानी खाली आकर्षण बल नहीं, वो प्रतिकर्षण बल भी लगा सकता है। यानी आवेश केवल एक प्रकार का नहीं हो सकता, आवेश जब भी होगा वो दो प्रकार का हो सकता है। अब आवेश दो प्रकार का होता है तो अब इन दो प्रकारों में उन्होंने बताया कि कुछ आवेश ऐसे होते हैं जो आकर्षण का भी गुण रखते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रतिकर्षण का गुण रखते हैं। जैसे उन्होंने ये देखा, ये वाले ग्लास और प्लास्टिक के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लिया। अब ये वाला ग्लास है, ये वाला प्लास्टिक है, दोनों के एक दूसरे को फ्रिक्शन करा के घर्षण करा के एक दूसरे के पास लेके आते हैं। देखते हैं कि यहाँ से कुछ निकलता है, प्लास्टिक वाल से इस पे चला जाता है। जब ये इस पे जाता है दोनों में आकर्षण होता है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है जिसको हम लोग चट की आवाज निकलती है, लाइटनिंग होती है। उसके बाद ये दोनों के दूसरे के पास लेके आते हैं, कोई बल कार्य नहीं करता। घर्षण कराने के बाद एक दूसरे के पास जब लेके आते हैं यही वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। यानी इस वाले के पास घर्षण कराए चार्ज है, आवेश है, ये इस वाले को घर्षण कराए इसके पास भी आवेश है। जब इन दोनों को पास लेके आते हैं वो प्रोसेस होता है चमकने का, साउंड निकलने का। उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं करते हैं। यानी अब नहीं इसके पास आवेश है नहीं इसके पास आवेश है। पहले इसके पास ऊर्जा थी, इसके पास ऊर्जा थी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, आकर्षित कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस होता था न इसके पास ऊर्जा बची न इसके पास ऊर्जा बची एक दूसरे को आकर्षित करने का, तो ऊर्जा गई कहाँ। जबकि ऊर्जा संरक्षण हमारा कहता है कि ऊर्जा जो होता है न नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, खाली वो एक मटेरियल से या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जरूर देखिए, जब ये इसके पास ऊर्जा है इसके पास ऊर्जा है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या करता है, लाइट निकलती है, साउंड निकलता है। तो साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी के रूप में वो ऊर्जा क्या हो जाती है, निकल जाती है। वो ऊर्जा हमको वही लाइट और साउंड के रूप में दिखाई देती है, आवाज के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक, अब ये जब यहाँ पे दिखाई देती है, अब जब तक ये प्रोसेस नहीं हुआ रहा था तब तक वो आवेशित रहते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, इसका मतलब अब वो आवेशित नहीं है। जब ये वाला प्रोसेस हो जाता है, इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निरावेशन, डिस्चार्ज होना। यानी पहले ये चार्ज था एक दूसरे के पास है, वो प्रोसेस हुआ, ये भी डिस्चार्ज ये भी डिस्चार्ज, ये आवेशित एक दूसरे के पास लेके आए, वो प्रोसेस हुआ, ये निरावेशित ये निरावेशित। यानी आवेशन और निरावेशन कहने का मतलब जब पदार्थ हमारा आवेशित रहेगा तभी वो आकर्षित और प्रतिकर्षित करेगा। जब वो आवेशित नहीं रहेगा अर्थात जब वो निरावेशित हो जाएगा तो वो न वो आकर्षित करेगा और न ही वो प्रतिकर्षित करेगा। यही प्रोसेस है कि जब ये आवेशित था तो कर रहा था, वो प्रोसेस हुआ, ऊर्जा निकल के चली गई, तब एक दूसरे को आकर्षित ये नहीं कर रहे हैं। यही इनको सोचने की बात थी। सोचिए, इसके पास ऊर्जा है इसके पास कुछ ऊर्जा है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, वो प्रोसेस होता है, किसी के पास कोई ऊर्जा नहीं है। ये इनके दिमाग में थोड़ा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक के पास कोई एक क्वांटिटी एक के पास कुछ क्वांटिटी है, दूसरे वाले के पास भी कुछ क्वांटिटी है। जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो किसी के पास कोई क्वांटिटी नहीं है। ये किसी के पास कोई क्वांटिटी नहीं है, इसका क्या मतलब हो गया, वो गया कहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है
कि ऐड करने के बाद ज़्यादा होना चाहिए, किसी के पास कुछ नहीं बचता है। अब ये नाम रखें तो कैसे रखें? तो इसका सलूशन इनको मैथमेटिक्स में मिला। मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं कि जैसे +3 है और हमारा -3 है, जब हम +3 और -3 को ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 0। +3 और -3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 0। यानी इसके पास क्वांटिटी, इसके पास क्वांटिटी, दोनों एक दूसरे के पास मिले, कोई क्वांटिटी नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले के पास कुछ ऐसा है, उतना ही इसके पास भी है, लेकिन ये वाला जो है उसके पास और ये वाला जो है इसके पास, दोनों के पास क्वांटिटी समान है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे +3, यहाँ पर क्या है? -3। ऐसा तभी संभव है जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तभी मिलेंगे, रिजल्ट 0 आएगा। रिजल्ट 0 तभी आएगा जब सेम क्वांटिटी का प्लस और माइनस मिले। अब इन्होंने बता दिया कि आवेश जो होते हैं हमारे, बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने आवेश का नामकरण कर दिया और इन्होंने बताया कि आवेश जो होते हैं हमारे, ये 2 प्रकार के होते हैं। आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाला जो प्रकार है, पहला वाला प्रकार है हमारा, इन्होंने नाम दिया धन आवेश, और दूसरे वाले को इन्होंने क्या किया? दूसरे वाले को नाम दिया ऋण आवेश। यानी आवेश हमारे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हमारा हुआ धन आवेश और दूसरा वाला हुआ हमारा ऋण आवेश। यानी आवेश जो हो गया, अब वो हमारा तो एक प्रकार का नहीं रहा, अब आवेश कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक धन आवेश और दूसरा वाला ऋण आवेश हो गया। अगर इसकी प्रकृति पर हम जाएं, नेचर पर जाएं, तो ये वाला जो प्लस होगा, ये वाला जो प्लस होगा, प्लस जो होगा, जैसे किसी मटेरियल को हम रब करते हैं, अगर ये धन आवेशित है, उसी मटेरियल से अगर फिर रब करें, जैसे कांच को हम किसी इस कपड़े से रब करते हैं, उसके ऊपर धन आवेश आ गया। सपोज करिए दूसरे को भी ले आके किससे रब करते हैं, फिर उस कांच के ऊपर धन आवेश आएगा। और इन्होंने ये देखा जब कांच और कांच को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो क्या करता है? वो प्रतिकर्षित करता है। यानी धन और धन एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। प्लस और प्लस क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्लस और माइनस क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्योंकि प्लास्टिक और ग्लास को, यानी प्लास्टिक मटेरियल को और ग्लास मटेरियल को जब एक दूसरे के पास लेके आते थे, वे एक दूसरे को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था, क्योंकि वो अलग अलग पदार्थ से निकलते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये हुआ हमारा आवेश। आवेश किसे कहते हैं एक बार हम बता देते हैं आपको। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वह दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम क्या कहेंगे? आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों कर सकता है, तथा यह जो गुण होता है वह पदार्थ, 2 पदार्थों के घर्षण पर निर्भर करता है। ये आवेश तभी उत्पन्न होता है जब क्या होता है, वो 2 पदार्थों का एक दूसरे के साथ हम घर्षण कराते हैं। एक चीज, दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि आवेश हमारा क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक धन आवेश होता है और दूसरा वाला क्या होता है? हमारा ऋण आवेश होता है। धन आवेश और ऋण आवेश 2 प्रकार के हमारे क्या हो गए? आवेश हो गए। बात जो है, लेकिन इतने सारे डिस्क्रिप्शन के बाद भी, इतने सारे निष्कर्ष के बाद भी, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे हमारे, वो इतने पर ही नहीं रुके। उनके मन में एक प्रश्न और बार बार उठ रहा था कि एक्चुअल में जो लाइट और साउंड होता है, ये जो लाइट और साउंड होता है, ये उत्पन्न कैसे हो, क्यों हो रहा है ये प्रोसेस? सॉरी, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले बादलों में एक चीज देखा जाता था, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, हम देखते हैं पहले बिजली की चमक हमारे पास आती है, फिर उसकी साउंड सुनाई देती है गरजने की, क्योंकि इस लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है। पहले बिजली चमक आती है, उसके बाद वो आता है, लेकिन दोनों प्रोसेस
एक साथ होते हैं, ऐसा जियोग्राफी में भूगोल में बताया जा चुका था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में ये आया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां जो बादल होते हैं हमारे ऐसे एक दूसरे से घर्षण करते हैं। जो बादल चलते हैं, जब बादल चलते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के ऊपर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता होगा, यानी एक के ऊपर धनावेश उत्पन्न होता होगा, दूसरे के ऊपर ऋणावेश, और जब वो धनावेश ऋणावेश एक दूसरे के साथ मिलते होंगे ये वाला प्रोसेस होता होगा। क्योंकि वहां अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बादल है, आसमान बहुत बड़ा है हमारा, और वो जो हमारा प्रोसेस होता होगा वो बहुत भारी मात्रा में होगा, लार्ज अमाउंट में होता होगा, तो बिजली की चमक और आवाज हमको लार्ज अमाउंट में सुनाई देती होगी। ये चीज इनके दिमाग में था। लेकिन अब ये क्या किए, इसका कंक्लूजन करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। पतंग का एक्सपेरिमेंट है उनका। हुआ ये कि उन्होंने एक पतंग बनाया। पतंग बनाने का क्या मतलब, उनके दिमाग में आया कि हम एक मटेरियल का बनाते हैं काइट, पतंग बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे पतंग बनाया, और पतंग बना के वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे, जब बादल होता था तब पतंग उड़ाते थे। जब बादल हुआ करता था तो इस पतंग को आसमान में छोड़ दिया करते थे, और यहाँ पे वो पतला सा थ्रेड लगाए हुए थे, और जब ये बादल इसको क्या करते थे, ऐसे यहाँ से पास करते थे। ये पतंग हमारी बादल में जाती थी, उनकी ऐसे पास किया करती थी, तो इसको क्या करती थी, ऐसे टच करते हुए जाती थी। जब ये इसको टच करते हुए जाती थी तो क्या करता था, इसको घिसते हुए जाते थे। हम ये कहें घिसने का मतलब इस पतंग के साथ उसका घर्षण होता था। उनके दिमाग में ये था अगर ये घर्षण सही उत्पन्न होता होगा तो जरूर ये पतंग भी हमारी आवेशित हो जाएगी। अब ये क्या किए, इसको छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद ये क्या किया, ऐसे लेके गए, और ये क्या होता हुआ इसमें कि घर्षण हुआ, और ऐसा करने के बाद आके बार बार ये इसको ऐसे चेक करते थे, और हुआ ऐसा ही। एक बार हुआ ये कि जैसे यहाँ पे इसको पतंग को छोड़ते हैं, बादल था और उसका फ्रिक्शन होता है, ये पूरी पतंग हमारी आवेशित हो जाती है। जब आके उसको ऐसे टच करते हैं, जब टच करते हैं तो उनको एक झटका फील होता है। कौन सा झटका फील होता है, जब ये इन दोनों के एक दूसरे के पास लेके आते थे, वो प्रोसेस होते समय उनको एक झटका लगता था। सेम वही वाला झटका इनको यहाँ भी लगा। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको बिजली का झटका लगा और ये हंसने लगे। पहले व्यक्ति थे ऐसे, क्यों हंस रहे, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब इन्होंने बताया कि कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये वही वाली चीज है जो आसमान में होती है, वहां बहुत ज्यादा होती है, यहाँ बहुत कम होती है। वहां अमाउंट ज्यादा है इसलिए हमको ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है। यहाँ अमाउंट कम है इसलिए हमको कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है। कहीं कहीं आप सुने होंगे बिजली किसी के ऊपर गिरता है तो लोग मर जाते हैं, इसका मतलब उसका अमाउंट ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी भी कैपेसिटी जब ज्यादा होती है, कभी अभी आगे पोटेंशियल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी भी जब कैपेसिटी ज्यादा होती है तो ये भी क्या करता है, जान ले सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वही वाली चीज है, और इसका नाम दिया जा चुका था इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, यानी बिजली का चमकना। बिजली का चमकना नाम दिया जा चुका था इसका, बिजली का चमकना, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। यहां से इलेक्ट्रिक शब्द आया, यहां से क्या आया, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। अभी तक जो हमारा आवेश हुआ करता था, अब ये आवेश हमारा जो है ये बदल के हो गया क्या, विद्युत आवेश। अब हम आवेश को इस एक्सपेरिमेंट के बाद आवेश को किस नाम से जानेंगे, विद्युत आवेश के नाम से जानेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम इसे विद्युत आवेश के नाम से जानेंगे, यानी अब हम आवेश नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी कारण या जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। पदार्थ पर यह विशेष गुण जो होता है
वह दो पदार्थों का एक दूसरे के साथ घर्षण कराने के बाद उत्पन्न होता है। ये जो विद्युत आवेश होता है हमारा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है कि समान पद विद्युत आवेश की प्रकृति क्या होती है कि समान प्रकार से निकले हुए आवेश, यानी विद्युत आवेश हमने जाना, इसका हमने प्रकार जाना, और दूसरा वाला हम लोग इसकी प्रकृति के बारे में अगर सोचें कि आवेश का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर यह है कि समान पदार्थ से निकले हुए आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा भिन्न भिन्न पदार्थों से निकले हुए आवेश वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी हम ये भी कहें कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, जो धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन धन आवेश ऋण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इतनी सारी चीजें हमने जाना कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, और उसकी प्रकृति क्या होती है। अब अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम अगली दूसरी चीज लेके आएंगे कि ये विद्युत आवेश जो होता है, कोई भी पदार्थ है हमारा, उस पदार्थ पर विद्युत आवेश क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।